हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। और आज हम बात करेंगे 10th की बायो का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? आज हम दिमाग को दिमाग से पढ़ेंगे। दिमाग को दिमाग से पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको और भी इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, एक ही बार में देखने से आपको इस समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई लेडी है और वो लेडी मॉल में घूम रही है, सामान देख रही है, शॉपिंग करने के लिए जा रखी है। उस लेडी ने क्या किया, उसको कोई ऑब्जेक्ट पसंद आया। अब उसके ब्रेन ने उसके हाथ को सिग्नल दिया कि यू हैव टू रेज एंड पिक द ऑब्जेक्ट। आपको उठना है और ऑब्जेक्ट को पिक करना है। अब जैसे ही उसने अपने हाथ को उठाया तो उस ऑब्जेक्ट पर उसने अपने हाथ को रखा और उस ऑब्जेक्ट को पिक किया। कैसे हुआ है? इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आपका जो ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है और आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, यानी वर्किंग टुगेदर। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म चीज पर गया और तुरंत से अपने हाथ को आपने हटा दिया। ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्स दिया उसको। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर, और यू कैन से इन कंट्रोल्ड मैनर, इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम अपनी सबसे पहली और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट कोऑर्डिनेशन की, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड और यू कैन से कंट्रोल्ड मैनर। जब बॉडी एक कंट्रोल्ड मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में, जब बॉडी के सारे ऑर्गन्स या सारे पार्ट्स काम करते हैं ब्रेन के कंट्रोल में रह करके, तो उसको कहते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सारे पार्ट्स के बीच में, ब्रेन और बॉडी के सारे पार्ट्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, एक प्रॉपर तालमेल है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डियर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम हमारी बॉडी में दो सिस्टम करते हैं। पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स एसोसिएटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इतना क्लियर है? अभी आगे और डेप्थ में जाके इनको पढ़ेंगे। अब आगे जाने से पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो बच्चों को समझने में दिक्कत करते हैं कि ये क्या है। भाई फंस जाता है बच्चा इन टर्म्स को समझने में। तो सबसे पहला टर्म है आपके पास स्टिमुलस, या इसको स्टिमुलाई भी कहते हैं। स्टिमुलाई। स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंज जो आपके आसपास हो रहा है। मान लीजिए जैसे आपके पापा जी ने आपको आवाज़ दी, आपका नाम लेकर के, भाई इधर आओ, कम टू मी। तो आपने अपने पापा की आवाज़ सुनी और आपने रिएक्ट किया, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो आप अपने पापा के पास गए। तो आपके पापा की जो आवाज़ आई वो क्या है? वो स्टिमुलस है जो आपके कान ने सुनी, जो आपके कान ने सुनी। तो एनी चेंज या एनी फैक्टर या एजेंट विच कॉजेज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज कर दे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। आपके आसपास होने वाले जितने भी चेंजेस हैं। मान लीजिए अचानक से कोई बहुत बड़ी आवाज़ आई, बहुत तेज़ी से कोई साउंड आया और आप डर गए। तो आपने रिएक्ट क्या किया कि आप चौंक गए, आप डर गए। तो वो जो आवाज़ आई वो क्या है? स्टिमुलस है। और वो आवाज़ आपने कहाँ से सुनी? अपने कान से सुनी, अपने कान के रिसेप्टर से सुनी। ठीक है ना? और आपके कान ने उस आवाज़ को डिटेक्ट किया और आपने क्या किया? रिएक्ट किया। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। रिसेप्टर जो स्टिमुलस को या आपके आसपास होने वाले चेंजेस को
रिसीव कर रहे हैं, R फॉर रिसेप्टर, R फॉर रिसीव, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं बच्चों, रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है इफेक्टर। अब ये इफेक्टर क्या है? इफेक्टर क्या हो सकते हैं? आपके टिश्यूज हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकती हैं, कोई मसल्स हो सकती हैं, विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव्ड। रिसेप्टर ने जिस स्टिमुलस को रिसीव किया, उस स्टिमुलस पर इफेक्टर ने एक्ट किया, उसको हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं हम उसको? इफेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पर कोई गर्म चीज़ लगी, आपके हाथ पर कोई गर्म चीज़ लगी, तो स्किन ने उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। स्किन ने उसको क्या किया? सेंस किया। तो स्किन एक रिसेप्टर है। तो स्किन से वो आपकी ब्रेन तक गया, वो सिग्नल आपकी समहाउ ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने वहाँ से सिग्नल भेजा आपकी जो स्किन की जो मसल्स है उसको, कि भैया तुझे तो अब थोड़ा मूवमेंट करना है, अपना हाथ इधर पीछे कर दे, नहीं तो और जल जाएगा। तो वो मसल क्या है? वो इफेक्टर है। वो क्या है? इफेक्टर है। मतलब जो इफेक्टेड ऑर्गन है, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर। और रेस्पॉन्स वर्ड से आप क्या समझते हैं कि रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टूवर्ड्स अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस के प्रति हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो हमारे आसपास चेंज होते हैं, उस चेंजेस के प्रति हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, उसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। तो आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई। ये तीनों क्या चीज़ें हैं? जैसे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये आपकी आइज़ में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी आइज़ में कौन से रिसेप्टर होते हैं? फोटो का मतलब लाइट होता है, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था आपको पिछले लाइव प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये आपकी आइज़ में होते हैं, और ये किसको सेंस करते हैं? ये लाइट को सेंस करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। ठीक है, तो लाइट यहाँ पर क्या है? एक चेंज है, एक स्टिमुलस है, एक स्टिमुलाई है। आपकी आंखों पर किसी ने तेजी से लाइट जलाई, तो आपके फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं? उसको सेंस करते हो, और आप अपनी आंखों को बंद कर देते हो, ब्लिंक कर देते हो। अगला है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपकी नोज में होते हैं, और ये स्मेल को, गंध को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। कोई चीज़ से खुशबू आ रही है तो ये आपको किसने बताई? आपकी नाक ने बताई, नोज ने बताई। नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो उस गंध को, उस स्मेल को सेंस करते हैं। अगला है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो आपकी टंग में होती हैं, जिनसे आप क्या सेंस करते हो? टेस्ट सेंस करते हो कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, तीखी है। तो उस टेस्ट को कौन सेंस कर रहा है? आपकी जीवा, आपकी टंग, क्योंकि टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अगला है आपका फीनो रिसेप्टर्स। फीनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इनको फोनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो फीनो रिसेप्टर्स आपकी ईयर में होते हैं, आपके कान में होते हैं, और ये साउंड को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि कोई आवाज़, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आपके कान में जो फीनो रिसेप्टर्स हैं वो मेरी आवाज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, और आप फिर समझ पा रहे हो। फिर आपके कान से जो जुड़ी हुई नर्व्स होंगी, न्यूरॉन्स होंगी, आपकी ब्रेन तक, वहाँ से सिग्नल जाएगा आपकी ब्रेन तक कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। थर्मो रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन में होते हैं, और ये हीट या कोल्ड को, ठंड या गर्मी को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। ठीक है, सेंस करते हैं। और एक होता है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स जो रिसेप्टर होते हैं ये भी स्किन में होते हैं। जब आपकी मसल्स में, स्किन्स में पेन होता है, दर्द होता है, तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर होते हैं। तो ये क्या है आपका? नोसिसेप्टर्स। इसको रिसेप्टर नहीं कहेंगे, नोसिसेप्टर्स। तो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स बाय विच वी कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम स्टिमुलाई के प्रति क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये सारे वो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम है। ये क्या समझाना चाह रहा है हमको, थोड़ा देखिए। मान लीजिए आपको कोई बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, और वो स्टिमुलस क्या है? हीट है, गर्मी।
उस गर्मी को किसने रिसीव किया? किसी रिसेप्टर ने उसको क्या किया? रिसीव किया। अब ये रिसेप्टर क्या हो सकता है? आपकी स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है? आपकी स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है? अभी बताया मैंने, थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर ने इस हीट नाम की स्टिमुलस को क्या किया? डिटेक्ट किया। हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, हैंड की स्किन में जो हीट डिटेक्टर्स है वो रिसेप्टर कौन है? थर्मो रिसेप्टर। इसने इस हीट को क्या किया बच्चों? इसने इस हीट को क्या किया? डिटेक्ट किया। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इसने इसको स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। और स्पाइनल कॉर्ड से मतलब ब्रेन तक जब ये गया तो वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा कहाँ तक? आपकी मसल्स तक, आर्म की जो मसल है आपकी वहाँ तक। वो मसल क्या है? वो इफेक्टर है, क्योंकि उन पर इफेक्ट पड़ा। और फिर रिस्पॉन्स क्या निकला? लिफ्टिंग ऑफ हैंड। आपने अपने हैंड को लिफ्ट कर दिया, वहाँ से हटा दिया, उठा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्टिमुलाई आया, हीट आया, उसको आपकी स्किन में जो प्रेजेंट थर्मो रिसेप्टर है, डिटेक्टर है, उसने उस हीट को रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो हीट आपकी ब्रेन तक पहुंचा। फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन फिर आपकी मसल्स तक सिग्नल भेजती हैं कि भैया हाथ जल रहा है, हाथ को जल्दी से उठाओ और रिस्पॉन्स दो। तो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है और लिफ्टिंग ऑफ हैंड, ठीक है ना। तो ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही तो हो रहा है। कितना तालमेल से काम चल रहा है सभी पार्ट्स के बीच में, यही तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कितने टाइप के होते हैं इसको समझ लीजिए जरा आप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करती हैं? जाती हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इसमें सिग्नल क्या होते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। और हार्मोनल में क्या होता है? केमिकल सिग्नल जो होता है केमिकल फॉर्म में जाते हैं, केमिकल फॉर्म में जाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक एडवांटेज पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको एडवांटेज ये बताना है कि बहुत फास्ट होता है। आपको मैंने आप पर किसी ने सुई चुभाई, क्या किया? कोई नुकीली चीज़ चुभाई, तो आपने तुरंत से अपना हाथ उठाया ना, तो आप सोचिए कितनी तेज़ी से आपकी ब्रेन तक सिग्नल गया होगा कि आप पर किसी ने सुई चुभा दी और आपको अपना हाथ तुरंत से हटाना है। हाथ से आपके ब्रेन तक, ब्रेन ने आपके हाथ को सिग्नल दिया कि भैया कोई कुछ चुभा रहा है आप पे, आप अपने हाथ को क्या करो? थोड़ा साइड में करो, हटाओ। तो ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती है। और ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स बनते हैं ना, ग्लैंड से केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, तो उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? ओनली इन एनिमल्स, ये केवल एनिमल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, हम में, आप में भी नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होता है, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। लेकिन जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट्स में देखा जाता है। एक बात याद रखना, प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में दिमाग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। तो प्लांट में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हम प्लांट्स हार्मोन्स में आगे जाकर के पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से वो चीज़ों को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, हम में, आप में, सब में होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन केवल हम में होता है, यानी एनिमल्स में होता है। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होती है? थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। क्या है ये नर्वस सिस्टम? देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना होता है और नर्वस टिश्यू नर्व सेल यानी न्यूरॉन की बनी होती है। ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है, बेसिकली नर्वस सिस्टम में ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपका ब्रेन है। और ब्रेन से जुड़ी हुई क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब कई बच्चे बोलते हैं भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, बैकबोन को कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है ये। जो आप, जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे एक पेन है और पेन के जो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है उसके अंदर एक रिफिल होती है, रिफिल। तो पेन की जो बाहर की जो बॉडी है वो क्या है? वो आपकी बैकबोन है। और उस पेन के अंदर जो रिफिल है वो क्या है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड है।
तो बैकबोन के अंदर होती है आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहां तक। सेंट्रल एक्सिस में होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक टाइप है। क्योंकि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS स्टैंड्स फॉर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये पेरीफेरी में होता है, साइड साइड में होता है। तो जो आपको इस सबसे बीच का पार्ट दिख रहा है, यह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। और जो ये आपको साइड साइड का पार्ट दिख रहा है येलो कलर का, जो इतनी सारी तारें दिख रही हैं, वायर्स आपको दिख रही हैं, ये आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। क्लियर हो गया? जो साइड में होता है, पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी मतलब साइड में होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका सेंट्रल एक्सिस में होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया आपका। तो मैंने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें आती हैं, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती है। नर्व्स आती है, इसमें आपको नर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इसको समझ लेते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत आसानी से और प्यार से समझा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स क्या कर रही हैं? ये जो नर्व्स हैं ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती क्रेनियल नर्व्स और एक होती स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब जो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये क्या होती है? डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ब्रेन। ये किससे एसोसिएटेड होती है? ब्रेन से। जैसे आपकी जो हेड की नर्व्स हैं, जो आपका हेड वाला पार्ट है, जो खोपड़ी वाला पार्ट है पूरा, जिसमें आपका फेस, आंख, नाक, कान, ये सारी आ जाती हैं। ठीक है ना? तो इनकी जो नर्व्स हैं ये डायरेक्टली किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से जुड़ी होती है, जो आपका हेड वाला पार्ट है। ठीक है ना? क्लियर है इतना? और जो आपका स्पाइनल नर्व्स है एसोसिएटेड विद स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, इसलिए इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये जो साइड साइड में आपको दिख रही हैं बच्चों, ये क्या है? आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स हैं। और जो आपकी गले से ऊपर वाला पार्ट है, जो आपकी स्कल है, हेड है, नेक से ऊपर वाला जो पार्ट है, वो आपकी क्रेनियल नर्व्स है, जो डायरेक्टली किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से जुड़ी होती है। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी फर्दर आगे जा करके दो टाइप्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है? वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करता है। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब ये वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? जैसे आप अपने हाथ को उठाते हो और नीचे करते हो, उठाते हो और नीचे करते हो। कीप योर हैंड्स डाउन, कीप योर हैंड्स अप, रेज योर हैंड्स डाउन। मैंने आपको बोला अपने हाथ को ऊपर उठाओ, तो आपने आपकी मर्जी है ना ये तो, कि आप अपने हाथ को उठाओगे या नहीं उठाओगे, ये तो आपके कंट्रोल में है। तो इसको कहते हैं वॉलेंटरी। तो ये क्योंकि वॉलेंटरी मसल्स हैं। आपको दौड़ते हो, आप चलते हो, कितना आपको फास्ट जाना है, कितना स्लो जाना है, ये भी आपके हाथ में, ये भी आपके कंट्रोल में है। तो क्योंकि यहाँ पर वॉलेंटरी मसल्स काम कर रही है, और ये है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कौन कंट्रोल करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप सोच समझ के कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, जो ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं, है ना, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, क्या वो आपके हिसाब से आपके कंट्रोल में है? नहीं। आप बोलोगे हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक जा, क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो तो दिन रात चलता रहता है। डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है, आप स्टमक को बोलोगे बेटा थोड़ी दो मिनट के लिए रेस्ट कर ले, तो क्या आपके हिसाब से चलेगा? नहीं। डाइजेशन तो अपने आप हो रहा है, अंदर स्टमक अपने आप काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही काम कर रही है, उसकी जो मसल्स है, स्टमक की जो मसल्स है वो खुद ही काम कर रही है। तो वो क्या है? आपका
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसी मसल्स को हम इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस। जो इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन है उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउजेज बॉडी टू एक्सटेंड एनर्जी, एनर्जी को एक्सटेंड करने के लिए इसमें जो बॉडी है वो अराउजेज हो जाती है। बहुत मतलब किसमें, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो ना, जब आप डरे हुए होते हो या जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती हो कि आप डर से जाते हो, इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पहला टाइप है। एस से आप स्ट्रेस वर्ड याद रख लेना, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, या जब आप बहुत, मान लीजिए किसी के पीछे कोई खतरनाक जानवर पड़ गया, तो उस समय उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उसको एनर्जी देगा, फटाफट एनर्जी देगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागेगा, बहुत तेज़ी से रन करेगा आगे की तरफ, तो वहाँ पर एनर्जी एक्सटेंड होगी। ठीक है ना, समझ आ गया आयो। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन होती है वो स्ट्रेस वाली होती है, या जब आपको गुस्सा आ जाता है बहुत तेज़ी से, तो उस समय यहाँ पर ये काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम्स, पारा पी फॉर पीस लगा लो, जब आप शांत रहते हो, आराम से बैठे रहते हो, काम्स बॉडी टू कंजर्व एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होती रहती है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, इसमें या तो लड़ो या तो उड़ो, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथेटिक, इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट होता है, एकदम रेस्ट की पोजीशन में होती है बॉडी, एकदम विश्राम, आराम करो एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स में क्या डिफरेंस है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में क्या होता है, इसमें कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, आपकी जो आंखें होती हैं वो एकदम जैसे नॉर्मल, अभी आप रेस्टिंग फेज में तो आपकी आंखें कैसी है, तनी मतलब एकदम खोल रखी है आपने आंखें इस तरीके से, या इस तरीके से आराम से आप बैठे हुए हो, नहीं, ठीक है ना। स्टिमुलेट सलाइवा, इसमें सलाइवा क्या होता रहता है, सिक्रीट होता रहता है, सिक्रीट होता रहता है, लेकिन इसमें आपकी आंखें बहुत ऐसी, जैसे आप गुस्सा करते हो तो कैसे आप अपनी आंखों को खोल देते हो, ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। इनहिबिट सलाइवेशन, यहाँ पर आपका जो सलाइवा है वो सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, जब आप स्ट्रेस में आते हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आते हो तो वहाँ पर गला सूखता है कि नहीं सूखता है, लेकिन यहाँ पर सलाइवा निकलता है, स्टिमुलेट होता है, आराम से डाइजेशन चलता रहता है। कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, आराम से यहाँ पर जो एयरवेज है वो काम करती हैं, आपका जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आराम से होती रहती है, फेफड़ों में आराम से आवाज़ आती है, आराम से बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्स एयरवेज, यहाँ पर क्या हो रही है, सिंपैथेटिक नर्व्स में ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिले, ठीक है ना, तो आप फटाफट सांस लेते हो, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हार्ट बीट। और यहाँ पर स्लो हार्ट बीट, जैसे अब आप अभी बैठे हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो मोशन में चल रही है, आराम से आप बैठे हुए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। स्टिमुलेट स्टमक एक्टिविटी, स्टमक एक्टिविटी आराम से चलती रहती है, यहाँ पर स्टिमुलेट होती हैं, यहाँ पर इनहिबिट स्टिमुलेट एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, ये मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में क्या डिफरेंस होता है। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन किसका बना होता है बेटा, न्यूरॉन जो होता है ये नर्वस टिश्यू का बना होता है। नर्वस टिश्यू, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, कोशिका से उत्तक, फिर टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, अंग, फिर ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी बनती है। तो न्यूरॉन जो है ये एक नर्वस टिश्यू का पार्ट है। जितने भी न्यूरॉन से मिल मिल करके न्यूरॉन को नर्व सेल ही तो कहते हैं आप, नर्व सेल्स किसको कहते हैं आप, न्यूरॉन्स को ही तो कहते हैं। तो न्यूरॉन से मिलकर के नर्वस टिश्यू बनते हैं और नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बनता है। मतलब अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूरॉन की। क्या होता है भाई न्यूरॉन, न्यूरॉन का ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सीधा पूछा जाता है बनाने के लिए आपके एग्जाम में। जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए इस पर, ठीक है।
तो ये देखिए न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में आप समझिए। जो ये पूरी बॉडी आपको दिख रही है इसको आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब इसमें जो ये बाहर कांटे की तरह निकल रखे हैं, ये ब्रांचेस जो निकल रखी हैं इसकी, इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, डेंड्राइट। क्या कहते हैं इनको, डेंड्राइट। ये बीच में जो आपको एक गोला दिख रहा है सेंटर में, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि एक सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होता ही ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है इसको सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म। और इसके क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है इसीलिए इसको न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सेल बॉडी है, ये पूरी क्या है आपको दिख रही है ब्राउनिश कलर की, ये सेल बॉडी है। और इस सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। सोमा नाम से घबराना मत, न्यूरॉन की सेल बॉडी या साइटोन को ही सोमा कहते हैं। ये जो इधर एक ट्यूब निकल रही है इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको, एक्सॉन। और इस एक्सॉन पर एक कवरिंग होती है, बाहर से एक लेयर होती है, इसको कहते हैं माइलिन शेथ। क्या कहते हैं इसको, माइलिन शेथ। माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये। ठीक है ना, कुछ कुछ न्यूरॉन पे नहीं होते हैं तो वो माइलिनेटेड नहीं कहलाते हैं। तो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं जिसमें माइलिन सेट होती है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी बहुत तेज़ी से जाते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन हो गया। और जो इसकी सबसे एंड वाला पार्ट है इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इस नर्व एंडिंग का भी जो सबसे एंड वाला पार्ट है, जो इस पर आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं, इनको कहते हैं साइनेप्टिक नोड्स। साइनेप्टिक नोड्स, यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब दो, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। जैसे ये तो एक ही न्यूरॉन है, लेकिन दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है और उस गैप को कहते हैं साइनेप्स, इसीलिए इसको साइनेप्टिक नोड्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर बात को समझिए। मान लीजिए मैं उस हीट वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे लेता हूँ। मान लीजिए आपके बाहर एक स्टिमुलस है। क्या है, एक स्टिमुलस। इस स्टिमुलस ने बाहर क्या है, स्टिमुलस मतलब कोई चेंज है। ठीक है ना, एक स्टिमुलस आया, वो स्टिमुलस क्या है, हीट है। उस हीट को किसने फील किया, आपके हाथ ने, आपके हैंड ने। तो आपके हाथ में स्किन है तो वो क्या हो गया, आपका रिसेप्टर हो गया। अब इस रिसेप्टर से ये जो सिग्नल है कि आपका हाथ जलने वाला जो सिग्नल है, इस रिसेप्टर ने उसको क्या किया, रिसीव किया। क्या किया, रिसीव किया। और कहाँ भेज दिया, आपके ब्रेन को भेज दिया, आपके नर्वस सिस्टम को भेज दिया। लेकिन नर्वस सिस्टम तो न्यूरॉन का बना हुआ है, तो न्यूरॉन के किस पार्ट ने उसको रिसीव किया, तो डेंड्राइट ने उसको क्या किया, रिसीव किया। और डेंड्राइट उसको भेज देता है अपनी सेल बॉडी में। किस में भेज देता है, अपनी सेल बॉडी में। सेल बॉडी में जब वो आता है तो सेल बॉडी से फिर वो एक्सॉन में जाता है। एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग में साइनेप्टिक नोड्स और फिर अनदर न्यूरॉन्स। लेकिन एक बार और समझिए, ये जो स्टिमुलस को रिसेप्टर ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जब उसको डेंड्राइट, जब तक यहाँ पर सिग्नल कैसा है, यहाँ पर सिग्नल केमिकल है, केमिकल फॉर्म में जा रहा है। अभी सिग्नल इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में जा रही है, डेंड्राइट के पास, केमिकल फॉर्म में जा रही है। लेकिन जैसे ही ये डेंड्राइट के अंदर आती हैं तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ जाती हैं। कौन सी फॉर्म में आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ जाती हैं। कौन सी, इन्फॉर्मेशन। तो जब तक आपके हाथ से, आपके हाथ की मसल से डेंड्राइट तक सिग्नल जाता है या आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से, तब तक वो केमिकल होता है। लेकिन डेंड्राइट के पास आते ही वो किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में आ जाता है। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल में आ गया, फिर यहाँ से किस में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन में इस तरीके से जाएगी इन्फॉर्मेशन। एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग में जाएगी। नर्व एंडिंग के बाद ये साइनेप्टिक नोड्स में पहुँचने के बाद फिर रुकता है थोड़ा। तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स अलाउ नहीं है क्योंकि बीच में गैप है। तो ये फिर इलेक्ट्रिक से किस में चेंज हो जाता है, केमिकल में चेंज हो जाता है। और जैसे ही ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाता है तो फिर से ये किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो समझ गए आप, जब तक बॉडी से पास ऑन हो रहा है आपका सिग्नल, तब तक वो केमिकल फॉर्म में है। और जैसे ही वो न्यूरॉन के अंदर आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
ठीक है। अब दो यहाँ से तो यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा ना, यहाँ से तो दूसरे न्यूरॉन के इस तरीके से डेंड्राइट शुरू होंगे। तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में बता दिया, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको। तो मान लीजिए यहाँ पर एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिसेप्टर ने रिसीव किया। अब जब तक रिसेप्टर के पास है वो कौन सी फॉर्म में है, केमिकल इंपल्स की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो डेंड्राइट के अंदर गया वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आ जाता है। सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से नर्व एंड में गया, नर्व एंड में जाने के बाद गैप में जाते ही वो केमिकल इंपल्स की फॉर्म में आ जाता है, और केमिकल इंपल्स से जैसे ही वो अनदर न्यूरॉन में एंटर करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब यहां पर डेंड्राइट का क्या फंक्शन है थोड़ा देखिए। इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इंपल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अदर न्यूरॉन से क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर, पहले तो इंफॉर्मेशन इसमें एक्वायर होती है, न्यूरॉन डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन होती है, एंड रिसीव इंपल्स, इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। ये मैंने आपको बता दिया। सेल बॉडी की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करती है बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है तो केमिकल से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स उसको बोलते हैं। अब न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या है, न्यूरॉन्स का पहला पार्ट मैंने आपको बताया डेंड्राइट, अगला पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन लॉन्गेस्ट फाइबर है ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। ये देख रहे हैं ना आप, ये फाइबर की तरह तो है, एक धागे की तरह पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक्सॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लाता है, ट्रांसमिट करता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को भेज देता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पर न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। न्यूरॉन्स के 3 टाइप होते हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है इंटर न्यूरॉन और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, इंटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, क्या मतलब होता है इनका थोड़ा देखिए। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये किस में हेल्प करता है, ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स मतलब आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिसेप्टर से और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या ग्लैंड तक भेजता है। और इंटर न्यूरॉन्स जो होता है इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन से ही इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना रिले न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को उठाता है और कहाँ भेजता है, सीएनएस तक भेजता है। सीएनएस तक इंफॉर्मेशन गई। अब सीएनएस से आपकी कौन सी मसल जुड़ी होती है, मोटर मसल जुड़ी होती है। तो मोटर मसल्स, मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सीएनएस से इंफॉर्मेशन को उठाती है और कहाँ भेज देती है, आपकी इफेक्टर को भेज देती है। कहाँ भेज देती है, इफेक्टर को भेज देती है। मान लो किसी ने मेरे गाल पे चांटा मारा तो मेरे गाल की जो मसल्स हैं वो क्या है, इफेक्टर है। लेकिन मेरी गाल में जो स्किन है वो रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर से आपकी ब्रेन तक सिग्नल किसने भेजा, सेंसरी न्यूरॉन ने भेजा। सेंसरी न्यूरॉन ने जब उसको भेजा तो सीएनएस ने भाई कहा कि ये तो मामला सीरियस है, ठीक है ना, तो वो फिर किसको भेजता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके इफेक्टर को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आप पे थप्पड़ लगा। तो इस तरीके से आप सेंस करते हो चीज़ों को। ठीक है, तो समझ आ गया सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती हैं, जो नर्व इंपल्स होती है उसको रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। मोटर न्यूरॉन्स उसी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचाती है या इफेक्टर तक पहुंचाती हैं। और इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, जिसको रिले या एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा इतना। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ।
तब तक आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। इतनी चीज़ों को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, और कल फिर मैं इसकी दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहले पहुंचे और आप एक अच्छी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम को दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।